हे गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त नोश फैजल शेख और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में टॉक विद लेजेंड्स। तो आज हमारे सामने एक लेजेंड है जो अकाउंट्स के लेजेंड है और इंडिया भर की लीडिंग फैकल्टीज़ में से आते हैं, सीए आनंद बंगारिया सर। थैंक यू। तो सर आपका सबसे पहला बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए। थैंक यू। और आपने बहुत ही कीमती वक्त अपना दिया हमको। तो सर ये जो हमने शो चालू किया है, इसमें बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं। बहुत सारे बच्चे तो फेस टू फेस पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो वर्चुअल्स में या आपसे दूर है, तो उनके डाउट्स हैं। तो सर डाउट्स को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और सर वो आप इसमें बताइए। जरूर जरूर, 100%। शुरू करें। यप। तो सर सबसे पहला फेज आपके लाइफ के बारे में है कि आपने सीए जर्नी कैसे किया और क्या नहीं किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहला सर मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि आपने स्कूलिंग और अपने कॉलेजेस कहाँ से किए हैं? सर बेसिकली मैं सोलापुर से हूँ। नेटिव प्लेस मेरी सोलापुर है और मेरे माता पिता आज भी वहीं रहते हैं। तो मेरी स्कूलिंग सोलापुर में हुई, 12th तक मैं वहीं पे पढ़ा। स्कूलिंग मेरी हुई पीएस इंग्लिश मीडियम स्कूल से, हाई स्कूल से। और मेरी कॉलेज हुई हीराचंद हेमचंद कॉलेज से, जहाँ पर मैंने 12th तक पढ़ाई करी। तो बेसिकली मैं सोलापुर से हूँ और आज भी मेरी रूह वहाँ पर ही है और बहुत मज़ा आता है मुझे उसके बारे में याद कर कर। बचपन वहाँ गुजरा सर। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आप स्कूल और कॉलेज लाइफ में कैसे स्टूडेंट थे? लाइक हमारे जैसे एवरेज थे या बहुत ज़्यादा टॉपर थे, कैसे थे आप? सर देखो, मेरे 2 फेजेस रहे स्कूल में। तो एक्चुअली 7th स्टैंडर्ड तक मैं बहुत ही निकम्मा लड़का था और आई वॉज अ रियल एम्बेरसमेंट फॉर माई पेरेंट्स। तो उनको कभी लगा नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँगा। 7th स्टैंडर्ड तक स्कोर्स जो थे वो बहुत लो थे और मैं बहुत खेलने कूदने में लगा रहता था। तो मैं आपको झूठ नहीं बोलेगा, मतलब हमारे ज़माने में सर, हम उस ज़माने के जब फिजिकल गेम खेला करते थे, तो हर सीज़न आती थी, पतंग की आती थी, फिर विट्टी डांडू आता था, फिर वो कंचे खेलते ना, गोटे, हमें गोटे बनाए। हाँ, तो गोटे खेलने के। तो मेरे को आज भी याद है कि मैं गोटे खेला करता था और 11:30 की स्कूल रहती थी। 11 सवा 11 बजे तक मैं गोटे खेल कर ऐसा का ऐसा तरबत्तर थोड़ा बहुत खाना खाया पिया और स्कूल में भागते जाता था। तो मुझे आज भी याद है। तो आई वॉज अ वेरी नॉर्मल ऑर्डिनरी चाइल्ड अंटिल माई 7th के बाद में मैंने पेस पकड़ा। 7th के बाद में मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और इसके पीछे मुझे लगता है कि रीज़न मेरा ऐसा रहा कि मेरी संगत कभी गलत नहीं थी। मैं अच्छे लोगों के साथ में रहा, उठता बैठता था। तो उसके बाद में चीज़ें बहुत फास्ट प्रोग्रेस हुई और 7th के बाद में सर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मतलब तो इफ़ यू आस्क मी वेदर आई वॉज एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट, मैं भगवान के लिए इतना थैंकफुल बोलता हूँ भगवान को कि मुझे उन्होंने दोनों फेजेस दिए। और शायद जो फर्स्ट फेज़ था वो इतना अच्छा था कि वहाँ पर मैं 100% देना सीखा कि मतलब खेलना है तो उसको जुगाड़ कर कर किस तरीके से पहुंचना है स्कूल वगैरह, ये सारी चीज़ें की। तो बहुत मस्ती वाला था और बहुत ऑर्डिनरी स्टूडेंट था सर, बहुत ऑर्डिनरी। आप मेरे भाई बहन को पूछेंगे कभी तो बताएंगे आई वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी स्टूडेंट आफ्टर 7th ईयर्स। उसके बाद में किसी के लिए रुका नहीं मैं, उसके बाद में कभी पीछे मुड़कर भी देखा नहीं। 7th तक तो सर आई वॉज एन एम्बेरसमेंट फॉर माई पेरेंट्स। ओके सर, इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है सर, आपको सीए करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? कहाँ से आप सीए के बारे में अरे किए हुए? सर, वो दौर वो था कि जब इंटरनेट वगैरह कुछ थे नहीं। तो उस समय क्या था कि सर हमारे परिवार में एक एजुकेटेड व्यक्ति थे। तो एजुकेटेड व्यक्ति मतलब हमारे दूर तो नहीं बोल सकते, रिलेटिव्स में थे और काफ़ी पढ़े लिखे थे। मेरे पिताजी की एक खास बात थी कि वो हमको अच्छे पढ़े लिखे लोगों से मुलाकात कराते थे। मेरे पिताजी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, बट इस पिताजी की इस सोच के लिए मैं बहुत ज़्यादा उनको धन्यवाद भी देता हूँ कई बार। उन्होंने हमें हमेशा अच्छे लोगों से मिलने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने अरेंज भी कराई मीटिंग। तो हुआ क्या कि सर एक बार एक व्यक्ति से मिला और उनसे मुझे ये प्रेरणा मिली कि तुम सीए करो। तो मेरे लाइफ में जब मैं सीए कर रहा था, मुझे हाईएस्ट कोर्स जो पता था वो सीए था, तो इसीलिए मैं सीए में घुस गया। दूसरा वैसे देखा जाए तो मेरा ज़्यादा इंक्लिनेशन साइंस की तरफ था, राइट। बट सर इशू क्या था ना कि मैं थोड़ा सा, मेरे पैर में प्रॉब्लम है, दिक्कत है। तो साइकिल चलाता हूँ मैं और बाकी के सब काम भी करता हूँ। अब तो लाइसेंस वगैरह भी सब हो गए, बट उस दिनों में लाइसेंस मिलना बहुत दिक्कत था। तो साइंस का कॉलेज दूर था, कॉमर्स का कॉलेज नज़दीक था, इसीलिए कॉमर्स कॉलेज में मैं आ गया। और इस तरीके से हाईएस्ट कोर्स उसका कौन सा पता था मुझे, सीए, तो ऐसे सीए बन गया। बाकी और कुछ ज़्यादा विशेष आइडिया थी नहीं सर। ओके सर, फिर आप आर्टिकलशिप का कोई किस्सा अगर शेयर करना चाहें, आर्टिकलशिप के टाइम आप कैसे, मतलब कुछ फनी मोमेंट होता बता सकें? आर्टिकलशिप के अभी जैसे आपने बोला तो फ़नी मोमेंट्स तो बहुत याद आए। कुछ फ़नी मोमेंट्स में से कुछ यादगार पल आपको बताता हूँ कि जैसे मैं केरला को गया था आर्टिकलशिप के दौरान। मैं मतलब आउट स्टेशंस
पहले जैसे बताया था, थोड़ा बिंदास्त आदमी था, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेके काम करता नहीं था, क्योंकि बिंदास्तपना मैंने 7th तक सीख लिया था कि खेलना कूदना मस्ती करना, उसके बावजूद पढ़ाई करना, तो वो सीख चुका था सर मैं। तो मैं आउट स्टेशंस बहुत ज़्यादा जाता था, मैंने क्लासेस कुछ करी नहीं, तो आउट स्टेशंस में सर मज़ा आता। मैंने केरला देखा था, इतना ब्यूटीफुल केरला सर, मतलब वो कोंकण रेलवेज उस ज़माने में शुरू हुई थी, शुरू होकर कुछ साल ही हुए थे, तो कोंकण रेलवेज में उधर वो क्या कहते हैं अपन, जो डोर पर बैठ कर चलते हैं, आज डर लगता है सर मुझे, आज जेन्युइनली बोलता हूँ, आज डर लगता है आज बैठने को। बट मुझे आज भी याद है कि केरला जब मैं गया था तो वहाँ पर वो मैं और मेरा दोस्त राहुल सोमानी बोलकर, ही इज़ ऑल्सो सी, ही इज़ वर्किंग एट अ वेरी गुड प्लेस नाउ, हम दोनों वहाँ पर बैठे थे उस डोर के यहाँ पर नीचे। सर नीचे पुल जा रहा है, पुल पूरा एकदम डीप खाई में काफ़ी ज़्यादा, उसके वहाँ पर बैठकर हम उसको देखे, नज़ारा देखा, बारिश पड़ रही थी रिमझिम। जनरली केरला लोग बारिश में नहीं जाते, सीजन वाइज जाते, जैसे दिसंबर का सीजन, बट आई वेंट इन टू द पीक सीजन ऑफ द रेनफॉल्स। केरला हैज़ गॉट अ वेरी हैवी रेनफॉल्स। क्या ब्यूटीफुल समा था कि सर, क्या मज़ा था। और बाकी सर यार दोस्त मिले आर्टिकलशिप में, आर्टिकलशिप का एक अपना अलग जुनून है, मस्ती है, मज़ा है, तो दोस्त मिले। और कुछ ऐसे ऐसे केसेस होते थे कि भाई कोई वहाँ पर काम करने जा रही है और वहाँ पर अपने को जाना है, किस तरीके से जाए, ये वो सब चीज़ें है ना आंखों के सामने घूम गई, जो मैं कैमरा के सामने सर मुझे नहीं लगता उचित होगा बताना बट मैंने एक हिंट ज़रूर दी कि भाई मस्ती थी, मज़ा था। ओके सर, इसी से आगे रिलेटेड क्वेश्चन था कि आपने सीए सारे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया क्या, कि आपने भी फेलियर्स को देखा है अपने लाइफ में सर सीए की जर्नी में? सर मैं जर्नी में बिलीव करता हूँ, पास और फेलियर में बिलीव नहीं करता हूँ। क्योंकि देखो सर, आज के तारीख में आज मैंने एग्ज़ाम दी, जैसे अभी अपना इंटरव्यू शुरू हो रहा था, उसके पहले गुड़िया का फ़ोन आया, जी जी, तो उस गुड़िया को तकलीफ हुई कुछ पेपर में। अभी जैसे फाउंडेशन के पेपर चल रहे, व्यूवर्स को बता दूं, तो उस गुड़िया फेंट हो गई पेपर में जाने के पहले, एंड शी कुड नॉट गिव द पेपर, दिस अ फैक्ट। बट सर मुझे एक बात समझ में नहीं आती लोगों की कि रिजल्ट के बाद और रिजल्ट के पहले वही व्यक्ति की परिभाषा चेंज कैसे हो जाती है। मेरे मन में तो सर, मैं किसी व्यक्ति को उसके रिजल्ट से रेट करना सबसे बड़ी मूर्खता की निशानी है। क्योंकि सर जिस आज मुकाम पर मैं हूँ और बाकी के जितने भी लोगों को मैंने देखा है, उनका रिजल्ट हार्डली कोई जानता है सर कि वो कितने नंबर से पास हुए करे। एक्चुअली जानते हैं कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है, उनका बातचीत तौर तरीका कैसे क्या है। तो अब जब बात आई है फेलियर से, फेलियर सबसे ज़्यादा सिखाता है सर। अब आप फेलियर बोलेंगे सिर्फ एग्जाम्स, तो मुझे लगता है वो गलत है। जैसे मैं कई बार फेल हुआ हूँ, जब मैं मेरे एक प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर रहा था, मेरा ड्रीम चाइल्ड है, उसमें कंटिन्यूसली फेल हुआ। क्योंकि सर शुरुआत का दौर था कि जब मेरे पास पैसे नहीं थे, और हमें आकांक्षाएं बड़ी होती है स्टार्टअप्स में कि मुझे ये शुरू करना है, मुझे वो करो। अरे कंटिन्यूस फेलियर सर, मतलब लोग आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपके बारे में ऐसे सोचेंगे कि ये क्या कर लेगा। आज सर पैसा है तो आज मैं बोलूँगा ये काम करना है तो आज हो जाता है। बट वो एक ज़माना था सर कि जब पैसा नहीं था और अपने पास बजट तंग है, तब फेलियर हुआ। कारपेंटर लोग आते थे, हम उनको बोलते थे इतना ही बजट है, इतने में क्लासरूम बनवाना है, नहीं होता था। फेलियर, इसको क्या मानेंगे सर, फेलियर तो मानेंगे। बट फेलियर सिखाता है कि कैसे जुडिशियसली चीज़ों को यूज़ करें। अगर मेरी बेटी को आज मैं कोई चीज़ सिखाऊं तो मैं वही चीज़ सिखाऊंगा सर, फेलियर इज इनएविटेबल। जितना फेलियर है उतना आपका सक्सेस रेट मल्टीप्लाई हो जाता है। अब आपका फेलियर का क्या परिभाषा है मुझे नहीं पता, बट सर मैं सीधा सिंपल सा बात बताऊंगा व्यूवर्स को कि अगर आपका एक अकाउंट्स का प्रॉब्लम टैली नहीं हुआ, आपको फ्रस्ट्रेशन आता है, आप छोड़ देते हो, वो भी तो एक लेवल पर फेलियर है ना। बट उसके बाद में अगर आपने उसको सॉल्व कर दिया, आप कितने स्ट्रांगली उभर कर आते हो। तो मान लो मैं एक बार इंटरव्यू में फेल हो गया था सर, अब मैं आपको फेलियर की बात, एक इंटरव्यू में फेल हो गया था, मेरे पिताजी के साथ मेरा झगड़ा हो गया था, तो मैं इंटरव्यू देने गया था बीपीओ केपीओ में। बोला नहीं अर्न, मतलब अभी मेरे को खुद को कमाना है, अब मेरे को किसी पर निर्भर नहीं रहना। उस इंटरव्यू में फेल हो गया सर, मैं सीए फाइनल्स में था, इंटरव्यू में फेल हो गया। थैंक गॉड कि मैं फेल हुआ, नहीं तो सर आज मैं बीपीओ केपीओ में हेलो आई एम जॉन टॉकिंग फ्रॉम सो एंड आई वुड लाइक टू हेल्प यू, ये काम करते रहता सर। बिल्कुल। तो फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मुझसे पूछे कि मैं फेल हुआ क्या, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आप कैसे कहे कि 7th के बाद में, जैसे मैंने कहा कि मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैंने एक एक ही ग्रुप दिए, बट जैसे जैसे मैंने ग्रुप दिए, जिस जिस एग्जाम में दिए मैं पास हो गया। सो मैंने 2 ग्रुप पास नहीं हुआ, बट एक एक ग्रुप जब भी दिए तब मैं पास हो गया। एक आध बार ऐसा हुआ पापा के साथ झगड़ा हो गया, तो फिर मैंने बोला कि मैं पेपर ही नहीं दूंगा, तो पेपर नहीं दिए, इसलिए फिर पास नहीं हुआ, वो ठीक है, तो उसको मैं फेलियर नहीं कंसिडर करता हूँ। बट जब भी पेपर दिए मैं पास हो गया। बट मेरी रियल जर्नी शुरू हुई मेरे सीए बनने के बाद, तो उसके बाद में मैंने बहुत फेलियर्स देखे सर, बहुत मतलब बहुत। बट कई बार ऐसा निराश भी हुआ सर, बहुत डिप्रेस भी हुआ, रात को उठ उठ कर रोया हूँ मैं। बट मुझे लगता है कि आज जो कुछ भी हूँ मेरे फेलियर्स की वजह से। सक्सेस ईगो लेके आती है, फेलियर विनम्रता लेके आती है। फेलियर ये बताता है कि सब लोग सेम है, किसी को जज मत करो, क्योंकि मैं जज हो चुका हूँ ना सर इतनी बार। बिल्कुल सही बात है सर। तो मेरे लिए तो फेलियर वरदान के रूप में है सर। और आज अब कभी कोई फेलियर आता है, कोई प्रॉब्लम आती है,
या मतलब बच्चे कभी कुछ बोलते कि सर ये वाला पार्ट समझा नहीं, अपन ने बहुत मेहनत करी बट वो समझा नहीं, तो बड़ी विनम्रता से मैं एक्सेप्ट करके बोल देता हूँ कि हाँ अब इसको कैसे इंप्रूव करना है सोचना पड़ेगा. सो आई वर्क ऑन दैट. सो इन अ वे इफ यू सी whatever I have explained, if that is not being understood, so then I have to realize the first thing that it was a failure, and then I need to work on that and improve it. So failures will bring the best out of you. बिल्कुल सर, जैसे आपने अभी बात करते करते कहा कि आपकी रियल जर्नी सीए बनने के बाद शुरू हुई, तो सर बहुत सारे लोगों की मैं ये बात सुनता रहता हूँ कि सीए तो बस आप पढ़ाई कर रहे हो ऐसे निकल जाएगा सीएल में, लेकिन रियल जो आपका लाइफ शुरू होगा सीए बनने के बाद ही होगा, मतलब जो आप ये करते हो सर, उसमें से कुछ अगर आप बताना चाहें, अगर मुनासिब समझे तो. देखो क्या है ना कि सीए बनने के बाद में सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि लोगों का परसेप्शन आपके प्रति चेंज हो जाता है. पहली बात तो तय है ये. दूसरा क्या है कि आप अब कभी भी भूखे पेट नहीं सोगे, मतलब आप कुछ ना कुछ जिंदगी में उखाड़ ही लोगे, कुछ ना कुछ कर ही लोगे, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ कर नहीं पाओगे. तो सीए से ये चीज़ें चेंज होती है कि आपको अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है वगैरह वगैरह. बट जब आप सीए प्रोफेशन में जाते हो तो उसमें संघर्ष अभी भी उतना ही है. अब आपका डिपेंड करता है कि अगर आप सैलरीड जॉब में सेटिस्फाइड हो, खुश हो, तो बात अलग है. बट अगर आप ऐसे हो कि नहीं भाई साहब मुझे कुछ एक अलग फील्ड चूज करनी और अलग करना है, जैसे मेरे ज़माने में जब हम सीए किया करते थे उस समय के दौरान मेजॉरिटी लोग इधर प्रैक्टिस में गए या इधर गए जॉब में. मैंने एक अलग टेरिटरी चार्ट करने का डिसाइड किया, और एक मेरे एक मित्र भी है, उन्होंने भी एक डिसाइड किया कि हम एक अलग टेरिटरी को चार्ट करेंगे जहाँ पर ये मार्केट इतना ऑर्गेनाइज नहीं था. मतलब उस समय मार्केट कैसा था सर कि जो अकाउंट्स का फैकल्टी है वो उस एकेडमी का ओनर होता था या कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. मतलब आप समझिए सर सीए बनने के बाद में अकाउंट सब्जेक्ट, क्योंकि मेरे पास सर पैसा नहीं था उस जमाने में कि मैं खुद की एकेडमी खोल लूँ. आई डेंट हैव दैट मनी बिकॉज Pune still in those days used to require 6 lakhs rupees per annum at least to start with your good classes, क्योंकि रेंटल रहते थे, करते थे, आपको प्राइम एरिया में करना है, एंड आई डिडंट हैव दैट बजट टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो मेरे को ऐसा था कि मुझे किसी और के साथ ही काम करना पड़ेगा. अब किसी और के साथ काम करना तो हर जगह ओनर सीए है. तो सर मैंने बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते पढ़ाते फिर मैं अकाउंटेंसी में जो मेरा कोर है, जो मेरा जहाँ पर मेरा दिल लगता है, जैसे 12th में उन दिनों में बहुत रेयरली 100/100 मिलते थे अकाउंट्स में. बिल्कुल. ऐसा हर अभी किसी को तो ऐसे फ्रीक्वेंट हो गए. मतलब मुझे, मैं अभी जज नहीं करना चाहूंगा इन बच्चों को, बट उस जमाने में रेयर था, इतना ज्यादा नहीं. जैसे मैं जिस जमाने में 100/100 आए थे, उस जमाने में पूरे सोलापुर में 3 लोगों को 100/100 आए थे, उनमें से मैं एक था. तो अकाउंट से बहुत प्यार था, बट अकाउंट्स तक सीए में पढ़ाने के लिए जो प्रोसेस थी वहां तक पहुंचने के लिए मुझे काफी समय लग गया. और स्वप्निल पटनी क्लासेस में आया तो स्वप्निल सर IT EIS पढ़ाते थे, राइट. सो वहाँ पर मेरे को स्कोप मिली, वो था ईयर 2015 एंड. तो आप समझ लीजिए सर कि मैं 2007-8 के पहले से सीए बन गया हूँ. कुछ समय तक जॉब किया मैंने टीचिंग करियर में ही, और अलग अलग जगह पे पढ़ाया गया. फिर सीए कोचिंग में आया मैं, तो वहाँ से लेकर इतना लंबा सफ़र काटा मैंने, जिसके अंदर मैंने इनकम टैक्स पढ़ाया, इकोनॉमिक्स पढ़ाया, और फिर उसके बाद में जीएसटी पढ़ाया. जीएसटी माने उन दिनों में सेल्स टैक्स होता था. और फिर उसके बाद में धीरे धीरे करते करते मेरे को पूरा अकाउंट्स मिला फुल फ्लेजेड. थोड़े दिन तक मेरे को एडवांस्ड अकाउंट्स मिला सिर्फ पढ़ाने के लिए. सो दिस इज हाउ आई एंटर्ड इन दिस. सो बोलने का तात्पर्य है कि सर आपका डिपेंड करता है कि आपका एम क्या है. अगर आपको एम क्लियर दिख रहा है कि आपको क्या करना है, तो फिर धीरे धीरे पहुंच जाते हो. तो सीए बनने के बाद में आप बोलेंगे लाइफ इजी है, यस इजी है. अगर आपकी डिमांड्स छोटी है, अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत चाहिए तो ठीक है. जब आपकी डिमांड्स बहुत है, आपका हृदय में ऐसा है कि मुझे विशाल कुछ बड़ा करने का है, तब तो सर संघर्ष तो कौन सी एरिया में मेहनत नहीं है सर, हर जगह मेहनत है. मजा है फिर. ओके सर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा. सर आपका टीचिंग में कैसे आना हुआ? आप लास्ट 15 ईयर से टीचिंग कर रहे हैं, और आप इंडिया के इस टाइम के लीडिंग फैकल्टी हैं अकाउंट्स के लिए. मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं हमेशा स्टोरीज देखता रहता हूँ, बच्चे लोग के कमेंट्स वगैरह देखता रहता हूँ. तो सर इसमें अकाउंट्स में आने का आपका कैसे हुआ? सर अकाउंट्स तो मैं बता दूँ, इट वाज माय फर्स्ट लव टू बी वेरी ऑनेस्ट. इसीलिए इतना रुका, इसलिए जब जब मौका मिला अकाउंट्स को पढ़ाया. ऐसा नहीं था कि बाकी के सब्जेक्ट्स नहीं मिल रहे थे. तो एक समय ऐसा भी आया कि मुझे बाकी के सब्जेक्ट छोड़ने थे, मतलब मैंने छोड़े वो, भले उसमें अच्छे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, बट आई लेफ्ट देम. तो अकाउंट्स तो मेरा पहला प्यार था. और जहाँ तक बात यह है कि टीचिंग में क्यों आया, तो सर मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉज कट आउट फॉर टीचिंग ओनली. सो हॉस्टल के दिनों में मैं डिबेट कंपटीशन में जीतता था. मैं गणपति के जो ये होते थे हमारे दिनों में, जब हम 10-12 तक थे, तो गणपति के जो कोई भी फेस्टिवल्स होते थे उसमें हमेशा मैं जीतता था, कुछ अलग अलग चीज़ें करते करते. और बोलने की मेरी कौशलता काफ़ी अच्छी थी. और ये बात तो है कि सर मैं सीए बनने के पहले ही डिसाइड कर चुका था कि मुझे टीचिंग में ही जाना. ये मैं नहीं कहूँगा कि मेरा पहले ही डिसाइडेड था, बट आर्टिकलशिप करते वक्त और आर्टिकलशिप होने के पहले कुछ दिन पहले, फाइनल के अटेम्प्ट देने के पहले, मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था.
तो मैंने उस समय शुरुआत की थी पढ़ाना, 7th और 6th के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था, 4 बच्चे थे। सो ये बात है 2004 के आसपास, 4-5 की। सो उस समय मैंने पढ़ाना ऑलरेडी शुरू कर दिया था 6th-7th के बच्चों को। अब उनमें से 2 बच्चे ऑलरेडी सीए आज की तारीख में 2 बच्चे ऑलरेडी सीए, और बाकी के 2 बच्चे दे आर डूइंग ग्रेट इन देयर लाइफ बिकॉज आई नो देम पर्सनली। तो बात ऐसी है कि सर मुझे नहीं लगता कि मैं और कोई भी काम कर पाता आसानी से। मेरे जीवन में ऐसा भी समय आया सर कि मैं रेंट नहीं भर पा रहा था। मेरे घर का जो रेंट है, मेरी बेटी है एक छोटी, बेटी का जन्म हो चुका है, मेरी शादी हो चुकी है, मैं रेंट नहीं भर पा रहा था घर का। 17,000 रुपीज़ रेंट था, जो पास की थोड़ी बहुत सेविंग्स थी उससे काम चल रहा था। बहुत मुश्किल दौर था सर जीवन का, बहुत मुश्किल दौर था। उस दौर में भी मुझे आज भी याद है, मैं मेरी वाइफ के साथ बैठा था और जैसे मैंने कहा था पीछे जिक्र किया था कि मैं रोया बहुत। तो उस दिन मैं उसको रोते रोते बोला कि मैं नहीं कुछ कर सकता और मुझे यही आता है, मैं यही कर सकता हूँ। So at that time, and I'm so very thankful to my wife that she's also CA. She's in fact more educated than me, and she took up the job in spite of we having a child, and she was just 6 to 10 months old. So इस दौरान के कोई बीच का फेज था, 10 महीने की रही होगी विद्या, तो तब उसको डे केयर में डालना पड़ा। मतलब इतना जुनून था, उसने सफ़र किया गुड़िया ने मेरी उसकी वजह से। सफ़र बोलो या क्या, हमने पूरी कोशिश करी सर, बट एक माँ का प्यार और वॉटेवर। हेमा ने भी सफ़र किया क्योंकि बिकॉज शी क्राइड सो मच जब पहले दिन डे केयर में छोड़ा गया। तो सर मुझे नहीं समझ आता कि मतलब टीचिंग के अलावा और मैं क्या करता। मतलब ऐसा हो चुका था मेरे साथ, और ये जीवन का सत्य है मेरा कि 17,000 रुपये का रेंट था, वो भरने की भी पोजीशन नहीं थी, बट बावजूद उसके टीचिंग नहीं छूट रहा था। और मुझे याद है सर आज भी, रात को उठा था मैं, रात को बीच में सोया हुआ, रात को उठा, एंड आई टोल्ड हर कि आई कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स यार, आई वांट टू डू टीचिंग। मतलब मैं कर रहा हूँ अभी, मजबूरी में कर लूँगा शायद से कुछ, बट मेरा दिल नहीं मानता। एंड शी वॉज वेरी सपोर्टिव, शी सेड यू डू दिस ओनली, आई टेक केयर ऑफ द होम। सो जीवन का कुछ समय था, उस समय पूरा घर मेरी वाइफ ने चलाया, और उस समय जब मैं टीचिंग से उभरा तो फिर मैंने फाड़ दिया, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर तब डर नहीं था ना सर, कुछ डर जीरो। अब क्या खोने को है क्या सर, जो आदमी रेंट नहीं भर पा रहा है वो और क्या नीचे गिर जाएगा, और क्या ही हो जाएगा। सर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा कि क्या कुछ बदला है आपके लाइफ में आफ्टर कंप्लीटिंग सीए? जैसे कि आपने बताया रेंट वाला तो एक बात हो गया, अब आप देखते हैं पीछे तो आपको कैसा लगता है कि मतलब क्या कुछ बदल गया इससे? इट वॉज ऑल वर्थ इट। लाइफ पूरी चेंज हो गई, मेरे परिवार की लाइफ पूरी चेंज हो गई। परिवार में मेरा रुतबा चेंज हो गया। मतलब एक फेलियर से जब आप सक्सेसफुल बनते हो तो रुतबा चेंज हो जाता है आपका। फिर आजकल जब काम कुछ होते हैं तो मुझसे पूछ के होते हैं। फिर प्लस मेरी गुड़िया मेरे को बड़े प्राउड नज़र से देखती है सर, बहुत। मतलब वो ऐसे देखती है ना कि मेरे डैड खुश होती। उसके टीचर्स जानते हैं सर मुझे, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग की इतनी बड़ी चीज़ है, उसके टीचर्स जानते हैं, उसके फ्रेंड्स मुझे जानते हैं बिकॉज दे सी मी। सो एक ये चीज़ है। फिर मेरी मम्मी की लाइफ पूरी चेंज हो गई। मेरी मॉम सर 7th पास्ट है और बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी, पहले उस ज़माने में ऐसे ही होता था। तो मेरी माँ की लाइफ पूरी चेंज हो गई सर, और मैं इतना खुशनसीब महसूस करता हूँ खुद को कि मैं वो बदलाव ला पाया अपने माता पिता की लाइफ में। क्योंकि सर माता पिता आपसे पैसे की अपेक्षा कभी नहीं रखते, कभी पैसा नहीं मांगते, बट जब आप पढ़ लिख लेते हो ना, तो मतलब जैसे मेरे पिताजी है, उनको इतना गर्व महसूस होता है कि भाई मेरा बेटा सी है। कभी कभी एडमिशन्स के लिए उनको कॉल आते हैं, कभी कभी एडमिशन्स फुल हो जाते हैं। मतलब मैं ये चीज़ें मार्केटिंग नहीं करता हूँ, ना बताता हूँ करता हूँ, बट ये ऐसा होता है कि मेरे पापा का मुझे फ़ोन आता है कि अरे इनको एडमिशन करा दे, एंड देन अंदर से मेरी बैंड बजती है इधर, बट मुझे इतना खुशी होता है कि दिस इज अप। तो सर एक लास्ट चीज़ मैं बताऊँगा, और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी पेरेंट्स मुझसे इस चीज़ से एग्री करेंगे कि इस कलयुग में, आज के दौर में 90% आपकी प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व होती है सर। बिल्कुल 90% प्लस प्रॉब्लम आपकी पैसे से सॉल्व हो जाती है। 10% और कोई चिल्लत चल रहा है तो मुझे नहीं पता, बट मेरे जीवन की वस्तुस्थिति तो ये रही कि 90% प्रॉब्लम जो पैसे से रिलेटेड थी ना सर, वो जीरो हो गई। मतलब आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि क्यों बच्चों ने सीए को बहुत फोकस से करना चाहिए, क्योंकि उनको विजन दिखती नहीं कि क्या क्या हो सकता है। तो शायद मुझे भी नहीं दिखती थी उस ज़माने में, क्योंकि उस दौर का इमेच्योरिटी रहता है, उस दौर का उतावलापन होता है, सब कुछ होता है। बट आपको मैं बताऊं कि सर आज फ्लाइट कितनी भी महंगी हो तो मैं देखता नहीं हूँ। अगर मुझे घूमने जाना है ना, तो बात खत्म, फ्लाइट बुक करो और जाओ। बजट का जो सिलसिला है ना सर, वो जीरो हो गया है। मतलब अब तो जाना है ना तो चलो, कोई बात नहीं। इट हैज़ बिकम दैट वेरी इजी। एट द सेम टाइम आई मेक इट अ पॉइंट दैट कि मेरी गुड़िया ओवर स्पेंडिंग में ना जाए वगैरह, इन सब चीज़ों का हम ध्यान देते हैं। उसको अभी भी हम जैसी लाइफ जिए,
मतलब जैसी वैसी ही डाउन टू अर्थ स्केल्ड लाइफ जीने की कोशिश करते हैं। बट या सो अगर मैं सीए कोर्स को जोड़ूं तो एक तो एजुकेशन बहुत मिली, नॉलेज बहुत मिला, एज अ पर्सनैलिटी आई गॉट चेंज्ड एंड एट द सेम टाइम इट गेव मी नेम, फेम, माँ बाप की इज्जत, घर में रुतबा, पैसा दिया, मतलब हर वो चीज़ जो कोई एक व्यक्ति चाहता है वो सब चीज़ें सीए ने दी सर। मतलब मैं इस सीए कोर्स को भी बड़ी विनम्रता से नमस्ते करता हूँ क्योंकि इसने मेरी ज़िंदगी बदली, इसमें कोई शक नहीं है सर। हमारे घर में कोई एजुकेटेड नहीं है सर, बिल्कुल। ज़्यादा विशेष। और मेरे जब कोई भैया educated इंजीनियर, नहीं होता है और फिर कोई बंदा इतना मेरा भैया success करता है। इंजीनियर और मैं सीए, तो इस तरीके से। ओके सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा इससे रिलेटेड। सर सीए की और एक खास बताना तो बात तो बताना भूल जी गया, जी जी। सीए कोर्स में मुझे मेरी वाइफ मिली। हाँ, तो ये नहीं छोड़ सकता। और दूसरी और एक प्लस पॉइंट सर कि सीए में दोस्त बहुत अल्टीमेट मिले, एक से एक दोस्त मिले, मतलब सबका आईक्यू लेवल एकदम जोरदार, मजा आ गया ऐसे लोग। यस सर। सर इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि क्या राज है आपके इतने सक्सेसफुल होने का? कोई फॉर्मूला अगर आप बता सके स्टूडेंट्स को कि आप इस राह पे चलो तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो, आपके जितना नहीं लेकिन आपके थोड़ा सा कम। अरे नहीं भाई, सबके अंदर दम है, ये है ना, किसी को जज नहीं करना, कभी जज नहीं करना। देखो क्या है, सक्सेसफुल होने का एक ही तरीका है जो मुझे लगता है। देखो ड्रीम सब लोग देखते हैं, बिल्कुल। कौन ड्रीम नहीं देखता है? मेरी बेटी को पूछता हूँ, उसके ड्रीम्स चेंज होते रहते, बट ड्रीम्स देखती है वो। सो मैं जो मेरी बेटी को सिखा रहा हूँ वो आपको बता सकता हूँ, और वही चीज़ मैंने भी करी। हम भी आपके स्टूडेंट से बेटी जैसे ही हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे सारे बच्चों में मुझे मेरी बेटी दिखती है और मैं उनको उसी तरीके से गाइड करता हूँ। तो मेरी बेटी को मैं क्या चीज़ सिखाता हूँ कि तुम अगर भगवान से कोई चीज़ मांग रहे हो, जैसे मान लो सर अपन खाना खा रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, टीचर हूँ तो थोड़ा लंबा समय लेता हूँ। खाना खा रहे हैं सर, मिठाई मुझे बहुत पसंद है, रसगुल्ला बहुत पसंद है, और मैं रसगुल्ला भी बोलता हूँ बच्चे। तो मान लो मैं रसगुल्ला खाते ही जा रहा हूँ, तो जिंदगी बोर्डम हो जाएगी सर। जिंदगी विल हैव, लाइफ विल हैव द प्लस माइनस, द पॉजिटिव नेगेटिव एवरीथिंग। तो हर चीज रहेगी। तुम प्लान करते हो बहुत सारी चीजें कि मुझे ये ऐसा ऐसा करना है, हर बार ऐसा नहीं होगा। प्लान विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड, यू विल गेट इनटू फ्रस्ट्रेशन, डेस्परेशन। उस समय बस एक छोटी सी स्टेप अगर कर दो तो मुझे लगता है आप सक्सेसफुल हो जाते हो। और वो है कि जितनी बार भी फेल हो, जितने बार भी गिरो, तब फिर दोबारा खड़े हो जाओ। दोबारा खड़े होने की ताकत मुझ में है। मतलब आज मैं वापस जीरो हो गया तो मैं दोबारा खड़ा हो जाऊंगा, ये मैं श्योर हूं। साथ ही साथ ये बात भी है कि कई सारे बच्चों को मैंने देखा कि वो खड़े तो होते हैं, मतलब ईगो पर ले लेते कई बार कि नहीं मुझे ये करना ही है, रिपीटेडली फेल हो रहा है। तो भाई इस चीज को गलत तरीके से मत लेना कि जब आप दोबारा खड़े होते हो तब आपने वापस जीरो बजटिंग कर जीरो लेवल पर जाकर दोबारा सोचना होता है कि क्या गलती है कि, और उनको दुरुस्त करना पड़ता है। सिर्फ तुम गधा मजूरी करते रहोगे तो फिर कोई सेंस नहीं। तो मैं हर बार खड़ा होता हूँ, चीजों को दोबारा सोचने की क्षमता रखता हूँ और उसको सोचकर वापस इंप्लीमेंट करने में लग जाता हूँ। और मैं ये नहीं देखता हूँ कि सर कितना टाइम लग रहा है। ऑफकोर्स टारगेट हर रोज के होते हैं, टारगेट्स रखता हूँ। जैसे अभी भी आप आए तो मेरे ऑफिस में काम चल रहा है वगैरह वगैरह, टारगेट्स है। बीच के बीच में इंटरव्यू भी अरेंज किया, फिर जाके वापस काम भी कर लूंगा मैं श्योर हूँ इसके बारे में। तो मैं वापस दोबारा गिर कर खड़े होने में बिलीव करता हूँ। अगर आप खड़े होते रहे ना, मुझे नहीं लगता आपको रोक पाएगा आपको। ये एक ही स्टेप है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सर मेरे को एक बात बताओ ना, आप जब हम छोटे थे ना सर, एलकेजी फर्स्ट स्टैंडर्ड तक, कभी अपन ने अपनी काबिलियत पर कभी भी डाउट किया क्या? और सर ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी बच्चों को ए फॉर एप्पल सिखा, सभी बच्चों को ए फॉर एप्पल आता है? ऐसे कैसे बात सर? ऐसे बताओ ना मुझे। अनपढ़ लोगों को भी पैसे के बारे में ना, सबको 10 रुपए की नोट समझ। मेरी दादी, हम बाई बोलते हैं उसको, वो पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है, उसके गांव में कोई पढ़े लिखे नहीं थे, राइट? तो वो पूरा हिसाब कर लेती है, इंटरेस्ट का हिसाब बराबर कर लेती है। तो सर काबिलियत पर तो मुझे तो डाउट नहीं किसी व्यक्ति के। ये सब है ना मनगढ़ंत बातें, और इस कलयुग की बात है कि लोग डालते, सोसाइटी डालती है कि भाई तू काबिल नहीं है, तू ये मत कर, तू वो मत कर। क्यों नहीं करेगा यार? जो आदमी खाना पचा सकता है, जो आदमी देख सकता है, जो कोई चीज भाषा सीख सकता है, अपनी मातृभाषा सीख सकता है, वो पढ़ क्यों नहीं सकता है? बिल्कुल। बस वो एक बार नहीं हुआ ना, फिर खड़े हो जाओ, फिर करो, फिर गिर गए, फिर खड़े हो, फिर करो, हो जाता है। अपने आप को पहचानने की जरूरत है बस। हाँ, अपने आप को पर अथक भरोसा, भरोसा, हाँ भरोसा बहुत चाहिए सर। सर ये बोलने की बात छोटी है, भरोसा बहुत चाहिए। उठ जाओ वापस करेंगे, उठ जाओ वापस। और लोग बोलेंगे, लोग ताना कसेंगे, लोग बोलेंगे तेरे से नहीं होगा, फिर भी खड़ा होना पड़ेगा। बहुत लोगों को देखा तो बोलते ही रहते हैं कि नहीं कर। अरे सर बोलते कौन होते हैं? फिर बात ध्यान से सुनना, ये बात बहुत भारी है। जो आदमी बिजी है ना, वो बोलेगा नहीं। जी बिल्कुल, ये बात तो देखा। और जो आदमी ने खुद ने कुछ नहीं किया, वेल्ला बैठा है, वो बोलेगा। मैं जज नहीं करता सर बच्चों को मेरे, और मैं बोलता हूँ कि और उठ और कर, बात करता हूँ, बट अलग से कर, कुछ और कर। जो कर रहा था वही मत कर,
तो फिर उसमें क्या है, सक्सेस नहीं आने वाली, क्योंकि इनपुट प्रोसेस आउटपुट का फॉर्मूला है। तू इनपुट वही गोबर डालेगा तो गोबर ही आएगा, बट गोबर में थोड़ा सा उसको फर्मेंट कर देगा, कुछ कर देगा तो खाद बन जाएगा। खाद बन जाएगा, तो बिल्कुल गोबर जब खाद बन जाता है तो सर, तो हम तो इंसान है यार, क्या बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल। सर आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन सर मेरी माँ है, और मैं चाहूँ तो भी उसके जैसा बन नहीं पाऊँगा, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसके बावजूद उसका बेटा बदमाश मैं। और मतलब मेरी आंखों में से पानी आ रहा है, मतलब मैं जब उसके बारे में सोचता हूँ तो मतलब उसका बेटा बदमाश, और बेटा एरोगेंट, और बेटा कि मतलब ऐसा चिल्लाएगा पुकारेगा ऐसा सब कुछ, उसके बावजूद किसी व्यक्ति पर प्रेम करना, उसके बावजूद उसके बारे में सोचना, उसके बावजूद उसको पढ़ाने लिखाने के उसके शौक पूरे करने का पूरा काम करना, कम पैसों में भी। सर मैं कैसे बन पाऊंगा उसके जैसे? मतलब आज मेरे पास पैसा है ना सर, तो मैं आज मेरी माँ को दे दूंगा, बट मेरी माँ ने कब दिया? जब उसके पास कुछ नहीं, उसके बावजूद जुगाड़ करके दे रही है, तो सर कैसे बनूंगा उसके जैसा? तो माँ का जैसा मेरे को आज नहीं लगता कोई इंस्पिरेशन। मतलब मेरा भरोसा मानो सर, आज भी कोई डिसीजन लेता हूँ ना, मतलब लाखों रुपए के करोड़ों रुपए के डिसीजन लेना, उसको पूछता ही हूँ, और वो कुछ अपेक्षा नहीं करती। मतलब ये मैं अभी तक कर नहीं पाया सर। माँ इंस्पिरेशन है सर। माँ की मोहब्बत तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। नहीं, माँ की मोहब्बत करो, मतलब सब बोलूं जितना कम है। बहुत। और मैं लेट पहचाना, ये बात भी बोल रहा हूँ बच्चों को, तो मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को कि तुम्हारे घर में ही माँ तुम्हारे भगवान बैठे हैं, सर उनको पूछ लो, बात आज के खत्म। बच्चे तो कदर नहीं करते माँ बाप की, उनको बोलते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं। सर मैं उनको भी दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि सर मैं क्यों बोलूँगा, क्योंकि मैं खुद ऐसा था। बट मैं बताऊँ कि सर देर आए दुरुस्त आए, अपने माँ बाप की कदर करो। आप जिनसे जन्म लिए हो उनका ही जीन्स आपके अंदर है, आप उसकी रिस्पेक्ट किए बिना आगे जा नहीं सकते। बिल्कुल मैं यही बता सकता हूँ, बाकी सर क्या है, बच्चे हैं सर, मैंने भी किया है, मैं खुद उल्टा बोलता था, अब नहीं बोलता। सक्सेस की कुंजी माँ बाप की दर से ही, और कहीं नहीं मिलेगा। बस बस। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है। और यहाँ पर मैं किसी हालत में ये नहीं करना चाहता कि मेरे पिताजी को इसमें ये कर दूं। जी जी। पिताजी भी बहुत हेल्प की, बट पिताजी कभी डर लगता है सर। तो पिताजी अभी भी से लगता है उनको? अभी भी लगता है, तो पिताजी से ज़्यादा बात नहीं कर पाया मैं, मतलब नहीं कर पाता हूँ अभी भी। पिताजी से अभी भी डर लगता है, डर बैठ सर गया लेकिन है। अंदर But एक अलग फीलिंग रहती है मतलब पर आज मैं भी बाप हूँ ना सर, तो बहुत चिंतित रहता हूँ विद्या के लिए। विद्या के बारे में हर छोटी से छोटी चीज़ का अपडेट होता है मेरे पास, बट विद्या भी मुझसे पता नहीं पिताजी से क्यों नहीं बात कर पाते, हमें पता नहीं। मतलब द मोस्ट अंडररेटेड पर्सन होता है अपनी लाइफ में, ऐसा हो जाता है, तो अपन बात नहीं कर पाते। माँ के साथ तो क्या है कि हंस लिए, खेल लिए, डांस कर लिए, मस्ती कर लिए, लंगड़ी खेल लिए, बिल्कुल, सब कर लिए। मम्मी के साथ कॉम्पिटिशन किए हुए हैं हम, तो सब कर, मतलब माँ ऐसा हो जाता है ना कि जिसके अंदर हम हाँ वो क्या है, अलग ही सर फीलिंग है वो। कुछ और भी प्रॉब्लम express है नहीं कर बस सकते वो आप। एक ही सोल्यूशन है, जो चीज़ है वो जाके मम्मी को बोल दो, कोई प्रॉब्लम वो एक सोल्यूशन, बात खत्म। लेकिन पापा से बात करने डर लगता है सर। अभी मुझे भी लगता है, पापा से भाई बात नहीं कर पाता हूँ पापा से बात कभी। करने में डर लगता है। ओके सर। सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मैं पूछूं आपके सीए की जर्नी में, तो सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा है, तो कौन सा होगा सीए की जर्नी में सबसे बेस्ट पार्ट? सीए की जर्नी में सर जैसे मैंने बताया, वापस मुझे लगता है कि आंसर मैंने दे दिया कि मैं मेरी वाइफ से मिला, मेरे दोस्तों से मिला, एजुकेशन मिली, नॉलेज मिला नया, और आर्टिकलशिप के दौरान जो मस्ती की, वो सब चीज़ें बेस्ट थी। ओके सर, नेक्स्ट और क्वेश्चन। सीए करने के लिए एक और चीज़ थी, अगर आप जोड़ना चाहूँ जी तो मैं सोलापुर में था, वहाँ पर इतना था नहीं जी जी। सीए की कोचिंग्स और सीए के पढ़ाई के लिए, तो पूना आया, पुणे में लाहौटी हॉस्टल में रहा। लाहौटी हॉस्टल ने जो बदलाव किया, बस मतलब फिर इंसान बन गया सर, मज़ा आ गया एकदम। तो मैं अब बच्चों से यही बताऊंगा कि बाहर निकलो रे, दुनिया देखो। तुम्हारे पास पैसा कम रहेगा तो आज की तारीख में तुम व्लॉग्स देखने को मिलते हैं सर, मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं हर बार सोलो ट्रिप के लिए जाता हूँ, तो मैं बच्चों को यही दरख्वास्त करूंगा कि जाओ यार, घूमो, पैसा नहीं लगता है। पैसा काहे का लगता है सर? आप जाओ, घूमो, कम साधन में घूमने की आदत रखो, बिल्कुल, जीवन भर एंजॉय करोगे, जीवन भर। और सर दूसरी बात है ना, पैसे कमाने के बाद में मैंने एक और चीज़ देखी कि लोग क्या हो जाते हैं ना कि मेहनत कम नहीं, बदले तो ठीक है सर, हेल्थ खराब हो जाती है, बिल्कुल मेहनत करना कम कर देते हैं। आज की तारीख में मेरे पैर में प्रॉब्लम होने के बावजूद भी कहीं पर भी जाना है, चढ़ना है, करना है, ट्रेकिंग करना है, ये करना, वो सब चीज़ें करता हूँ मैं, तो ताकि सर हेल्थ का जो फायदा ना, जो मज़ा आ जाता है, बिल्कुल। वो सब मस्ती सर इधर सीखी पुणे में, मतलब वहाँ से निकल कर इधर आए। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि कभी किसी रिश्तेदार ने आपसे पूछा है बेटा आप कौन से कॉलेज से सीए कर रहे हो?
सर बहुत भारी चीज़ है एकदम। मैं तुमको बताता हूँ, हमारे ज़माने का एक रायता था, एक प्रॉब्लम थी कि हमारे एग्जाम्स है ना नवंबर में हुआ करती थी, अभी भी नवंबर में होती है, और नवंबर की पहले दिवाली आती। नवंबर में दिवाली आई तो ठीक है, अक्टूबर में दिवाली आती थी ना, तब ऐसा बैंड बजता था ना सर कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और हम दिवाली को नहीं जा रहे या बाकी की जगह पे नहीं जा रहे, तो लोग पूछो ऐसा क्या पढ़ाई कर रहा है, दिवाली की पूजा नहीं करेगा क्या? बिल्कुल। अरे यार समझो बात को, नहीं हो पा रहा है। तो मतलब सीए के उस ज़माने में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, और कॉलेज वॉलेज तो छोड़ो, मतलब कि कॉलेज है क्या नहीं है, बट सीए करने वाले लोग हमारे ज़माने में कम होते थे, और रिश्तेदार ऐसे फनी फनी क्वेश्चंस पूछते रहते हैं सर, मज़ा आती है उसमें। और आपको और एक बारी बात बताता हूँ, सीए बनने के बाद वही रिश्तेदार, मतलब अब तो मैं उस फेज़ में हूँ ना सर, जी जी। वही रिश्तेदार जिनके साथ उठते बैठते थे, खेलते करते थे और बाकी की चीज़ें, फिर वो बोलते कि अरे मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, वो आपके पास क्लास लगाना चाहता है। मैंने कहा, ठीक है सर, बिंदास आप आओ, हो जाएगा सारा काम। तो चीज़ें चेंज होती है सर, चेंज होती है। चीज़ें चेंज होती है, बड़ा मज़ा आता है सर इसमें, आप देखना बहुत बहुत मज़ा आता है। ओके।